अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शिराजी साहब। 1977, 2002, 2013 और 2018 ये चंद इंतखाबात हैं जिनमें धांधली के इल्ज़ामात लगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना है कि अब इस पूरे सिलसिले में इस्लाहात किए जाएं ताकि जैसे आपने सुना हारने वाली पार्टी हार को तस्लीम कर सके। अब 3 नुकात की बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत का इलेक्टोरल रिफॉर्म प्लान है। सबसे पहला कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का आगाज़ किया जाए, उसके साथ साथ बैरून मुल्क पाकिस्तानी शहरी उनको वोट करने का पूरी तौर पे हक हासिल हो और वो इंतखाबात में शिरकत कर सकें। अब याद रहे कि अदालत उज़्मा ने भी इस हवाले से ऑर्डर पास किया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का ये एक बुनियाद है और उनको इलेक्शंस में शमूलियत पूरी तौर पे वाज़ेह करनी चाहिए अपनी जानिब से। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अब कोशिश कर रहे हैं कि उसको हकीकत में तब्दील करें। किस तरह, उस पर भी बात करेंगे। आखिर में वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि सेनेट के इंतखाबात और सेनेट में जो इलेक्टेड सेनेटर्स वोटिंग करते हैं उस हवाले से भी जब धांधली के इल्ज़ामात लगते हैं तो उसको भी तब्दील किया जाए और आइन में तरमीम लाने के बाद अब सेनेटर्स वोट करेंगे शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए ताकि मज़ीद शफाफियत की तरफ बढ़ सकें। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पिलडैट के हेड अहमद बिलाल महबूब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब शो में शामिल होने का, हमें अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले सर ये बताइएगा, आप तो सबसे ज़्यादा जानते हैं जनाब कि 2013 के इंतखाबात के बाद यही पीटीआई और पीएमएलएन के बीच एक मुबाहिसा था और बड़ा हीटेड डिबेट कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ आएँ, ईवीएम्स होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। लेकिन तब इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी और हुकूमत वक्त की तरफ से पुश बैक ये आया था कि ईवीएम्स ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं, उनको ज़्यादा मुतासर किया जा सकता है, अफेक्ट किया जा सकता है इलेक्शंस के हवाले से। किस तरह देखते हैं अहमद साहब? जी देखें, ये जो इसको पेश कर रहे हैं ना हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को, कि ये बिल्कुल लोगों के दरमियान जो इलेक्शन को एक्सेप्ट ना करने की टेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल वो समझेंगे कि ये जो इलेक्शन है ये बिल्कुल सही है। ये तासुर ठीक नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिर भी रहेंगे और बल्कि शायद बढ़ जाएंगे। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसके बारे में जो लोग ये कहते हैं कि उसकी जो चिप होती है, जो प्रोग्राम होती है, उसकी थोड़ी सी तब्दीली के साथ बहुत बड़ी मैनिपुलेशन हो सकती है। तो यस, ये ससेप्टेबल है एक बहुत मैनिपुलेशन के लिए और पाकिस्तान की चूंकि अपनी एक हिस्ट्री है मैनिपुलेशन की, तो ये एक हैंडी टूल होगा उन लोगों के लिए जो ये काम करते हैं और चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कुछ हमारी बेहतरी आने वाली है निज़ाम में, बल्कि शायद खराबी मज़ीद बढ़ जाएगी इससे। ठीक जी, शिराजी साहब जी। लेकिन अहमद बिलाल महबूब साहब, इनफैक्ट फिर वो जो इंतखाबात की शफाफियत है उसको मुमकिन बनाने के लिए फिर ऐसा क्या करना चाहिए? अगर ये भी तरीका दुरुस्त नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए? और मोर इम्पॉर्टेंटली जो एक इदारे की सरबराही में या उनकी निगरानी में इलेक्शन होते हैं उसके ऊपर भी अब तो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। तो उस मसले को हल करने के लिए भी आप समझते हैं कि कोई एक वे आउट है हमारे पास कि फ़ौज की निगरानी में ना हो बल्कि पुलिस और दीगर इदारे मिलके इसको कंडक्ट करें? रादर ये है कि फ़ौज इसको कंडक्ट करवाए। तो उस हवाले से आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्या हो सकता है? कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस ना हो जी। ये इलेक्शन कमीशन का काम है, उनको करना चाहिए, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है और उनके काम में कोई बाहर से मदाखलत ना हो। मेरे ख्याल में इलेक्शन वाले दिन का इतना बड़ा मसला नहीं होता, काउंटिंग का बड़ा मसला होता है, रिजल्ट की ट्रांसमिशन का मसला होता है और उससे भी बड़ा मसला प्री पोल मामलात का होता है। तो जो दूसरे लोग हैं जो इंटरफेयर करते हैं, चीज़ों को शुरू से मैनिपुलेट करते हैं, वो इससे अलग हो जाए। अगर वो ये तय कर लें कि हमने इलेक्शन में जो कुछ रिजल्ट है वो होने देना है और उसमें मदाखलत नहीं करनी, तो ये सब ठीक हो जाएगा। आपका मौजूदा सिस्टम भी बिल्कुल ठीक है। दुनिया के 75% मुल्क इसी पेपर बैलेट के ज़रिए से काम करते हैं, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, तो इसको चलने देना चाहिए। लेकिन ये मदाखलत करेंगे तो फिर ईवीएम लगा लें, कुछ भी लगा लें,
वो किसी फायदे की बात नहीं होगी, क्योंकि ताकतवर लोग जब मदाखलत करते हैं तो उनके लिए तो ईवीएम बल्कि एक इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा अच्छी मदाखलत का। तो यही एक तरीका है कि आप मदाखलत न करें। अच्छा अहमद बिलाल साहब, अगर इस नुक्ते पे एक आखिरी सवाल, अक्सर हिंदुस्तान की मिसाल दी जाती है कि हमसे बहुत ज़्यादा पेचीदा उनका सिस्टम है, बहुत ज़्यादा लोग हैं और मल्टीपल राउंड्स ऑफ इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन होती है, लेकिन आखिरकार नतीजा उनका मोर और लेस शफाफ होता है और एक वाज़े मैंडेट आपके सामने आ जाता है। वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को इस्तेमाल करते हैं जनाब। तो उसको सामने रखते हुए और जो ये धांधली का प्रोसेस है, रीओपन करें, वो सैक्स आप खोलें, बैग्स खोलें, उसमें काउंटर फॉयल होते हैं, टैली करें, वो जो सारा सिलसिला है जनाब, वो फिर मिनिमाइज नहीं हो जाएगा? किस तरह देखते हैं? देखिए, जो हिंदुस्तान का मामला है, वहाँ पे जो एतमाद है इलेक्शन कमीशन पे या उनके इलेक्शन के निज़ाम पे, वो तो ईवीएम से पहले का है। वो ईवीएम से पहले का एस्टैब्लिश्ड है एक निज़ाम। अब चूंकि उनके अंदर एक क्रेडिबिलिटी थी, तो उसकी बुनियाद पे जब उन्होंने ईवीएम सामने लेके आए तो लोगों ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शक का इजहार नहीं किया, जबकि अभी उसके ऊपर कुछ शकूक का इजहार होने लगा है और वो उसके ऊपर पूरी तरह एतमाद नहीं करते। इसलिए बाद में उसके ऊपर वोटर वेरीफाइड पेपर ट्रेल, ऑडिट ट्रेल का इंतज़ाम भी किया गया। बहुत पैसे लगाए उन्होंने और अब उन्होंने ईवीएम के साथ साथ वो पेपर वोट का रिकॉर्ड भी रखते हैं ताकि दोनों को मैच किया जा सके। तो बेएतमादी जो है वहाँ पे भी है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि बुनियादी तौर पे पहले इलेक्शन से जो सूबाई सतह पे हुआ था और जिस पे जुर्रू की इस्तिलाह वज़ा हुई थी, उस वक्त से जो मामला चल रहा है, तो ये बदएतमादी तो पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। अब ऐसे हालात में अगर आप ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाएंगे तो इससे बेएतमादी में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी, क्योंकि बुनियाद कमज़ोर है। वहाँ बुनियाद अच्छी रखी गई थी, अब वो कोई भी चीज़ ले आते हैं तो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये मसला है। हमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि इस बुनियाद को ठीक कर लें और उसके बाद फिर ये ले आए। और ईवीएम में आपको बताऊँ जिन मुल्कों में है, अब देखिए 3 यूरोप के मुल्क तो मैं आपको गिनवा सकता हूँ, जर्मनी, फ्रांस और नेदरलैंड्स, जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया था और बाद में फिर इसे अबैंडन भी कर दिया। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं ठीक चीज़। अमेरिका में भी आवाज़ें उठ रही हैं, हिंदुस्तान में भी मैंने कहा कुछ आवाज़ें हैं। तो ये कोई, और उस पर कितने पैसे लगाएंगे आप? 45 बिलियन का तखमीना था 3 साल पहले, अब तो मेरे ख्याल है 70-80 बिलियन हो गया होगा, क्योंकि हमारा डॉलर भी के मुकाबले में रुपया डिप्रिशिएट कर गया वगैरह। तो क्या ये वर्थ वाइल है? इसके ऊपर गौर करें। लेकिन जिसके नतीजे में अगर आप समझते हैं कि जिस तरह क्रिकेट का न्यूट्रल अंपायर आ गया था तो क्रिकेट के फैसले लोगों ने मानने शुरू कर दिए थे, उसकी मिसाल देना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसके नतीजे में कोई लेकिन अहमद बिलाल साहब जानिबदाराना अंपायर का हवाला दिया था। जी शिराजी साहब। जी, लेकिन क्या आपके ख्याल में, अगर एक तो ये है कि मुदाखलत जो जिस तरह फरमा रहे हैं, मुदाखलत का तो लगता नहीं है कि जब तक वो इदारे खुद फैसला नहीं करते तब तक तो मेरे ख्याल में नहीं रुक सकती, लेकिन अगर मरहलावार करवाया जाए इलेक्शन तो फिर मुमकिन है कि कहीं इसका जो एक शफाफियत उसको मेक श्योर किया जा सके। और सेनेट के हवाले से जो इस वक्त तजवीज़ हुकूमत की जानिब से आई है कि कम अज़ कम वहाँ पे शो ऑफ हैंड होना चाहिए, और ये भी एक कंट्रोवर्सी रही है कि सेनेट के अंदर भी जब इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे भी जो है वो फेयर प्ले नहीं होता। तो कम अज़ कम उस तजवीज़ को तो आप अप्रिशिएट करेंगे कि वो दुरुस्त है, कम अज़ कम इस हद तक कानूनसाजी होनी चाहिए। माफ़ कीजिएगा, मैं असल में ये सेनेट की भी जो ओपन वोटिंग का मामला है, मैं भी कोई इसके ज़्यादा हक में नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि देखिए आप, हमारे दस्तूर में लेजिस्लेटर्स को कोई थोड़ा सा फ्रीडम ऑफ एक्शन थोड़ा सा दिया गया है कि आप खुद फैसला करें। वो रोबोट नहीं है कि आप उनका बटन दबाएं और वो इधर वोट दे दें और उधर वोट दे दें। वो अक्सर अपनी पार्टी की लाइन के मुताबिक वोट देते हैं, लेकिन कोई इक्का दुक्का अगर मिसालें ऐसी हैं कि वो वोट नहीं देते और वो एलिजिडली वो करप्शन के जरिए पैसा लेके वोट देते हैं, तो आप अपना पूरा निज़ाम उन इक्का दुक्का मिसालों के हिसाब से चेंज करना चाहते हैं। और जो मेजॉरिटी है, सिस्टम को मैच्योर होने दें और लेजिस्लेटर्स को मौका दें कि वो भी को अपने आज़ादी से अपने कोई इख्तियारात इस्तेमाल कर सकें। मेरे ख्याल में ये अजम्पशन ही गलत है कि तमाम लोग पैसे लेके वोट देते हैं।
कोई इक्का दुक्का है उनके खिलाफ एक्शन ले। आपने अपने पीटीआई ने हिम्मत की थी, अपने बंदे एक्सपेल कर दिए थे, एएनपी ने भी किया था, बाकी पार्टियां भी ऐसे करें, मिसाल बनेंगे तो चीज़ें मैच्योर होती जाएंगी। लेकिन अगर आप हर चीज़ का इलाज ये ढूंढें कि साहब हाथ खड़े करो सामने मेरे और दिखाओ कि तुमने मुझे वोट दिया है, तो ये इस तरह इमेच्योर रहेगी, बलोगत नहीं आएगी सियासत में। कल को आप कहेंगे स्पीकर के इलेक्शन में भी हाथ खड़े करो और ये चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी हाथ खड़े करो। आखिर हम किस, कल को आप ये कहेंगे कि जो आम लोग वोट देते हैं जिसकी सीक्रेसी बड़ी सैक्रोसैंक्ट होती है, ये भी आप कहेंगे लोग दिखा के वोट दो हमें यार, क्योंकि हमने देखना होता है कि तुम कल हमारे पास आओगे काम के लिए और हम तुम्हारा काम करें या ना करें। तो हम किस हद तक जाना चाहते हैं? दुनिया भर में ये सीक्रेसी रखी जाती है, तो मेरे ख्याल में हमें इस निज़ाम को चलने देना चाहिए, इतना हमें सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। अहमद बिलाल साहब, इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद ये आपने काफ़ी दिलचस्प नुक्ता उठाया है, सेनेट के इंतखाबात के हवाले से इस्लाहात की भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दोहरा। बात कर रहे थे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के बानी अहमद बिलाल महबूब साहब के साथ। अहमद बिलाल साहब, ये बताइएगा जनाब, अभी आपने कहा कि हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको भी कुछ गुंजाइश मिलनी चाहिए कि अपने दिल के मुताबिक वो वोट कर सकें, और उस वजह से शो ऑफ हैंड्स शायद वो हल नहीं है इस चीज़ का। एक्सपेल करें, पार्टी डिसिप्लिन इन्फोर्स करें। सर, साथ में जो लोग कहते हैं कि आपके सेनेटर काफ़ी अनरिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको इनडायरेक्टली मुंतखब किया जाता है, क्या बराह रास्त इंतखाबात होने चाहिए सेनेटर्स के लिए, जिसके हक में लोग कहते हैं कि जी आपका मैंडेट बढ़ता है, आपकी एक अकाउंटेबिलिटी होती है, आपके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, लेकिन दूसरे जानब तनकीद इसकी ये की जाती है, जिस तरह अमेरिका में सेनेट का अदारा है, कि इसको कौमी असम्बली के जो पॉपुलिस्ट असरात हैं, अनासर हैं, उसके ख़िलाफ़ ये एक चेक होता है, एक रिस्ट्रेंट होता है, उधर टेक्नोक्रेट किस्म का आदमी ही होना चाहिए। हालांकि अमेरिका में भी सेनेट के डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। किस तरह देखते हैं अहमद बिलाल महबूब साहब? देखिए, आप तो इस मामले को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हमारा एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्किटेक्चर है और उस आर्किटेक्चर में चीज़ें मुख्तलिफ फिट की हुई हैं, और अगर आप किसी एक चीज़ को ड्रास्टिकली को चेंज कर देंगे तो आप असल में उस पूरे आर्किटेक्चर को मुतासर करेंगे। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर आप सेनेट जो इस वक्त डायरेक्टली इलेक्टेड है, इसी वजह से उसके कुछ इख्तियारात भी कम है। मसलन वो आपके फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर, मनी बिल्स के ऊपर, वो ना वहाँ जाते हैं ना वहाँ अप्रूव होते हैं, बजट भी वहाँ से रिकमेंडेशन आती है, माने ना माने। अगर आप इन्हें डायरेक्टली इलेक्ट कराएंगे तो फिर आपको इनको पूरी पावर्स देनी पड़ेंगी, बराबर की नेशनल असेंबली के मेंबर्स के, अगर नहीं तो उससे कुछ ज़्यादा शायद देनी पड़ेगी, क्योंकि सेनेट की फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी इतनी बड़ी होगी। आप अंदाज़ा करें कि पूरा सूबा जो है वो 24-25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होगा अगर पंजाब का, तो उससे इमेजिन कर सकते हैं कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज़ क्या होगा, और उस साइज़ में फिर लोग जब मुंतखब होंगे किस तरह से होंगे। तो ये सारी बातें सोचनी पड़ेंगी। मेरे ख्याल में ये सारी बातें सोच के ही हमारी फेडरेशन का जो बैलेंस है वो सेनेट और कौमी असम्बली के दरमियान इसी तरह रखा गया है कि डायरेक्टली लोग मुंतखब जो है उनके कुछ इख्तियारात हैं, और जो इनडायरेक्टली सूबों के लोग हैं उनके कुछ इख्तियारात हैं। और जनरली दुनिया के अंदर कई मुल्कों में इस तरह की आपको तवाज़ुन पाया जाता है। तो मेरे ख्याल में तो इस वक्त सूरत हाल ये बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी तब्दीली की इस वक्त मैं तो ज़रूरत महसूस नहीं करता कि डायरेक्टली इलेक्ट हो। छोटों सूबों के अंदर ये सेंटीमेंट है क्योंकि वो चाहते हैं सेनेट के इख्तियारात बढ़ाए जाए, लेकिन अब सेनेट के इख्तियारात मज़ीद बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है वो तो फिर कौमी असम्बली के इख्तियारात के एक्सपेंस पे होंगे, तो फिर सूबे की जो अहमियत है आबादी की वो ज़रा डाउन प्ले हो जाएगी। तो इसका एक बैलेंस है जो इस वक्त चल रहा है, मेरा ख्याल उस बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।
लेकिन अहमद बिलाल महबूब साहब, आपकी गुफ्तगू से कम से कम मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि सिस्टम के अंदर कोई ख़राबी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर प्रॉब्लम है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर या इसको कंडक्ट करने वाले अफराद में है। तो सर देखा जाए तो 2013 और 18 के इलेक्शन तो ऐसे जिनको बड़ा कंट्रोवर्शियल बनाया गया। एक इलेक्शन के ऊपर 126 दिन का धरना हुआ, दूसरे को लेकर भी अपोजिशन बाहर निकली हुई है और प्राइम मिनिस्टर पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम यह है कि वो सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड नहीं है। तो इस कंट्रोवर्सी को कैसे ख़त्म करें सर? सिस्टम में अगर इतनी परफेक्शन है तो फिर इसी को बुनियाद बना के तो हुकूमतों को हिलाया जुलाया जा रहा है, उनको गिराने की कोशिश हो रही है। इसका रास्ता फिर कैसे रुकेगा? वो गालिब ने एक शेर लिखा था ना जी, हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, एक मर्गे नागहानी और है। वो जो एक मर्गे नागहानी है ना, अगर वो ठीक हो जाए तो बाकी मामले ठीक हो जाएंगे। हमने पिछले 73 सालों में कानून ही तो लिखे हैं, इतने अच्छे कानून बना दिए हैं। हमारा इलेक्शन का जो कानून है, इलेक्शन कमीशन है, इंडिया भी नहीं बना सका। इंडिया के अंदर बड़े सालों से कोशिश हो रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन बाई पार्टिजान प्रोसेस से अपॉइंट हो, वो तरमीम नहीं कर सके। वहाँ पे अभी तक प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे होते हैं, इन हिज डिस्क्रेशन। तो ये बड़ी वहाँ पे भी कंट्रोवर्सी है। हमने ये कर दिखाया है, लेकिन मसला तो एनफोर्समेंट का है, इम्प्लीमेंटेशन का है। अगर ताकतवर लोग फैसला करने के या इम्प्लीमेंटेशन में वो कानून के सहारे चलेंगे, कानून को होने देंगे, अपना रास्ता इख्तियार करने देंगे, तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने डेनमार्क में देखा था, इलेक्शन कमीशन का ऑफिस को 3 कमरों में था। एक लॉ मिनिस्ट्री के बिल्डिंग के अंदर एक राहदारी में 3 कमरों में मुश्तमल इलेक्शन कमीशन का था, और वहाँ वो कहते हैं कभी इलेक्शन पे कोई सवाल नहीं उठा। तो इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग और उसके हज़ारों लोग और कानून की बड़ी बड़ी किताबें, ये इलेक्शन की इंटेग्रिटी की ज़ामिन नहीं है। इलेक्शन की ज़मानत इस बात से मिलती है कि आप उस पर इंटरफेयर ना करें। अगर आप ये फैसला कर लें और ख़ुद से फैसला कर लें तो फिर ये काम होगा, वरना नहीं होगा। चलें, अहमद बिलाल महबूब साहब, बानी पिल डैट, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद कुछ बैनुल-अक़वामी अमूर की बात करेंगे। पाकिस्तान का हमसाय मुल्क अफ़गानिस्तान, वहाँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपना पहला दौरा किया है। क्या पाया क्या खोया, बात करेंगे हम किसी तारुफ की मोहताज नहीं, रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब के साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दोहरा। बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान का मेडन वॉयज, अफ़गानिस्तान का पहला दौरा उन्होंने किया, और अगर ऐसा लग रहा था कि रियासत पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया तो यूं भी मालूम हुआ कि रियासत अफ़गानिस्तान ने हाथ थामा। दोनों ममालिक ने एक मुत्तफ़िक बसीरत पर एक तरह से दस्तखत किया, शेयर्ड विजन का डॉक्यूमेंट, जिसके बुनियादी नुकात हैं कि दोनों ममालिक के बीच एक खसूसी रिश्ता होगा, स्पेशल रिलेशनशिप, एक एक्सप्रेशन जो आम तौर पर सुनते थे अमेरिका और इंग्लिस्तान के बीच, वो उनके बीच होगा। दोनों ममालिक कोशिश करेंगे कि तशद्दुद और वायलेंस कम से कम हो, और कि वो एक दूसरे के ममालिक के हवाले से इन्फिल्ट्रेटर्स के ख़िलाफ़ पूरी तौर पर पाबंदियां आयद करें। साथ में बात की उन्होंने तजारत की और इंटरकनेक्टिविटी की। इन सब अमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं, तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब। बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह साहब शो में शामिल होने का, हमें अपना बेतहाशा वैल्यूबल टाइम देने का। ये बताइएगा जनाब, आपके करीब फर्स्ट इम्प्रेशंस, पाकिस्तान ने क्या कुछ अचीव किया, अगर अचीव किया, इस दौरे के बाद? देखिए, मेरे ख्याल में फिलहाल तो हम अचीवमेंट की बात नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि कोशिश एक हुई है कुछ अचीव करने की, और वज़ीर आज़म ने जो यकीन दहानियाँ करवाई हैं कि हम आपकी तवक्कुआत से बढ़कर ताउन करेंगे, तो ये काफ़ी ज़िम्मेदारी उन्होंने अपने सिर के ऊपर ले ली है। अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ इस तरह की ज़िम्मेदारी लेना बड़ा मुश्किल काम होता है।
वहाँ पे 42 साल से जंग हो रही है और 20 साल से तो अमेरिकी और नेटो की फ़ौज मौजूद है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी कोशिश है, पहला दौरा है। इससे पहले भी 2 बार अशरफ गनी और इमरान खान की मुलाकातें मक्का और इस्लामाबाद में हो चुकी हैं। और आपको याद होगा पिछली बार जब अशरफ गनी इस्लामाबाद आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम एक नए दौर का आगाज़ कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो सकता। अभी दौरा हुआ है, इसमें भी ये कहा गया है कि एक शेड विज़न है, एक नया दौर होगा। तो अब देखें कि आगे जाकर जो फैसले हुए हैं उनके ऊपर कहाँ तक अमल दरामद होता है। ठीक जी शाहिद साहब। रहीमुल्लाह साहब, आपने कहा कि अफ़गानिस्तान के मामले पे ज़िम्मेदारी लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमने माजी करीब में देखा कि तालिबान वफद पाकिस्तान आया, शुमाली इत्तेहाद के लोग जो हमसे नाराज़ थे, अब्दुल्ला को हमने देखा, वो भी आए, गुलबदीन हिकमत यार साहब आए। तो अब लगता तो है कि जो पाकिस्तान के बारे में वहाँ पे नफ़रत थी या दूरियाँ थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। तो फिर वो कौन से खदशात आपकी नज़र में हैं कि जिनको आप लेके कह रहे हैं कि ज़िम्मेदारी लेना इतना आसान नहीं है और चीज़ें को शायद उस तरह ना बदल पाएँ जैसे हम सोच रहे हैं? लेकिन दौरे तो पहले भी हुए, दौरे अब भी हो रहे हैं। आपने जिक्र किया डॉक्टर अब्दुल्ला का, गुलबदीन हिकमत यार, उनके स्पीकर जो है वलीसी जरगा या कौमी असम्बली के मीर रहमान रहमानी 17 रुकनी डेलीगेशन के साथ आए, मुहक्किक साहब यहाँ पर आए, उनके वज़रा भी आए, हमारे लोग भी गए। आपने तालिबान डेलीगेशन का मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर की सरबराही में आने का जिक्र किया। सारे दौरे तो हो रहे हैं, कुछ फैसले भी हुए, लेकिन उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। अभी खदशात तो मुझे इसलिए है कि हम ये देख चुके हैं, हमें पता है। आप देखें ना, ये जो एक अभी फैसला हुआ है कि 15 दिसंबर तक ये कोशिश करेंगे कि दोनों मुल्कों के जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं, NDS और ISI, वो इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, ताउन करें। तो ये भी यानी 1 महीने की से भी कम मुद्दत है, इसमें ये काम करना है। आपको याद होगा 2011 में भी एक MOU के ऊपर दस्तखत किए थे दोनों मुल्कों ने, और उसमें भी यही कहा गया था कि NDS और ISI आपस में तावन करेंगे। अफ़गानिस्तान में उसकी मुखालफत हुई। NDS के सरबरा जनरल रहमतुल्लाह नबील ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया, अपने सदर अशरफ गनी की बात मानने से इनकार कर दिया, और उस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। तो ये इंटेलिजेंस शेयरिंग 2 खुफिया इदारों के दरमियान जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इतना अर्सा काम करते रहे हैं, ये कोई आसान नहीं होगा। इसलिए मुझे खदशात हैं, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान ने पहल की है, पाकिस्तान ही ने बात को आगे बढ़ाना है। अच्छा रहीमुल्लाह साहब, आपने देखा कि अमरीकी सदर जो बाइडन तो मुंतखब हो गए, लेकिन उसके बावजूद जो आउटगोइंग सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इनखला में इजाफा करने का इरादा कर दिया है और ये भी प्लान कर लिया है कि अफ़गानिस्तान में सिर्फ 2500 अमरीकी ट्रूप्स रह जाएं। तो अब जब इंतज़ामिया तब्दील होगी, क्या जो बाइडन की इंतज़ामिया इसमें मज़ीद इस ड्रॉ डाउन में फिर से इसको स्लो डाउन करेगी जिस तरह ओबामा ने किया था सर, या उसी रेट पे और उसी रफ्तार पे ये विड्रॉल देखने को मिलेगा? देखिए, ये हालात के ऊपर मुनहसर होगा। अगर तालिबान दोहा मुआहदे की शराइत को पूरा करते हैं, जिस तरह अमरीकी बार बार कह रहे हैं, अगर वहाँ पे जो वायलेंस है उसमें मज़ीद अगर इजाफा नहीं होता, तो फिर तो मेरे ख्याल में जो बाइडन भी यही पॉलिसी अपनाएंगे, अपनी फ़ौज को वापस निकालेंगे। ये 14 महीने की मुद्दत थी दोहा मुआहदे के तहत, जो कि मई 2021 में ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में इस मुद्दत तक वो अपनी फ़ौज को वापस बुलाएंगे। जो सबसे क्रिटिकल फ़ौज का हिस्सा है वो उनकी एयर पावर है, फ़ज़ाइया जो की क़ुव्वत है, तो वो तो मेरे ख्याल में रहेगी। जेट तैयारे भी हैं, ड्रोन भी हैं, गनशिप हेलीकॉप्टर भी हैं, उनका इस्तेमाल भी हो रहा है, तो वो तो रहेंगे फ़िलहाल, वो तो मई तक रहेंगे। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि ये अमेरिका की हुकूमत का एक उसूली फ़ैसला है कि उन्होंने अपनी फ़ौजों को वापस बुलाना है। और अलबत्ता जो बाइडन एक नई बात कर चुके हैं वो ये कि वो चाहते हैं कि कुछ अरसे के लिए कुछ अमेरिकी फ़ौजों को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए अफ़गानिस्तान में रखें।
अगर उनकी ये ख्वाहिश है तो उनको तालिबान से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। लेकिन रहीमुल्लाह साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि इस खित्ते में अमेरिका के मफादात कम नहीं हुए बल्कि बढ़ गए हैं चीन को लेके। तो आपको क्या लगता है कि क्या अफगानिस्तान को अमेरिका अपनी मर्जी से लेके चल पाएगा, या फिर खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं जिसके अंदर पाकिस्तान है, ईरान है, चीन है या रूस है, आपको लगता है कि इनके मफादात के अंदर भी एक कोई कन्वर्जेंस आ गई है, मुश्तरका हो गए हैं और ये मुश्किल पैदा कर सकते हैं अमेरिका के लिए फ्यूचर में, या जिस तरह चल रहा है इसी तरह मामला चलता रहेगा? देखिए, मेरे ख्याल में सारे जो स्टेक होल्डर हैं, सारे जो मुल्क हैं, चाहे इलाकाई ताकतें हैं, बड़ी ताकतें हैं, हमसाया मुल्क हैं, वो सब चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो जाए। वो सारे अमन मुज़ाकरात की हिमायत कर रहे हैं और जो इसमें रुकावटें हैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। अलबत्ता ये कि मफादात हर एक के अपने हैं। अमेरिका के मफादात बहुत ज़्यादा हैं, एक बड़ी ताकत है, लेकिन रूस को भी अफ़गानिस्तान में दाइश और मंशियात से ख़तरा है। चीन को ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, दाइश, उससे ख़तरा है। ईरान को तो ये शामिल भी नहीं कर रहे किसी बातचीत में। अमेरिकियों ने उनको बाहर रखा हुआ है। हालांकि ईरान अगर ताउन नहीं करेगा तो वो मुश्किलात पैदा कर सकता है। फिर इंडिया है, वो स्पॉइलर का किरदार अदा कर सकता है, और फिर पाकिस्तान है, सारा बोझ पाकिस्तान के ऊपर है। अब पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है कि वो अकेले ये सारा बोझ बर्दाश्त करे। ये एक मुश्तरका जिम्मेदारी है और पाकिस्तान और बाकी मुल्कों को मिलकर अफ़गानिस्तान के अमन के लिए कोशिश करनी है। मेरे ख्याल में अगर अकेले पाकिस्तान ये जिम्मेदारी लेगा तो ये शायद गलती होगी। बिल्कुल। सीनियर सहाफ़ी रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, हमें अपना कीमती वक्त देने का। वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। आपने सुना रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब की बात हमेशा बहुत ज़्यादा नपी तोली होती है, सोबर होती है। उससे पहले अहमद बिलाल महबूब साहब ने हमारे डोमेस्टिक इलेक्टोरल निज़ाम की बात की और कहा इन रिफॉर्म्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, जो अभी कवानीन हैं आपके बहुत ज़्यादा हसीन हैं और हमें भी खुद पे यकीन होना चाहिए। क्यों शराजी साहब, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से अगर ज़रा बात कर लें तो अहमद साहब का कहना है कि EVMs इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में बेतहाशा खराबियां हो जाएंगी। सेनेटर्स को उसी तरह इधर उधर देख के सीक्रेट वोटिंग कर लेनी चाहिए ताकि बाद में 2-4 इंक्वायरियां भी हो जाएं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का इशू शायद उतना टच नहीं हुआ। किस तरह देखते हैं शराई साहब? और मैं समझता हूँ बड़े एहतराम के साथ अहमद बिलाल महबूब साहब ने, तो मैं उस वक्त भी ये कह रहा था कि वो तो ये लग रहा है उनकी गुफ्तगू से कि सिस्टम के अंदर कोई ख़राबी नहीं है सरे से और लोगों को ठीक होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है लोग ही होते हैं जो सिस्टम बनाते भी हैं, उसको चलाते भी हैं, तो ख़राबियाँ तो हैं बहरहाल। और यही वजह है कि हर बार जब इलेक्शन होते हैं तो उनके ऊपर संगीन सवालात उठते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल असद मेरे ख्याल में लोगों की ज़िंदगी में बड़ी आसानियाँ पैदा करता है और बहुत सारी चीज़ों को बड़ा परफेक्ट कर देता है। तो मैं नहीं समझता कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चीज़ों को ख़राब कर देगा, हरगिज़ ऐसा नहीं है। करके देखना चाहिए और मरहलावार करके देखना चाहिए। मेरा ख्याल में हमें कहीं नीचे के लेवल के इंतखाबात के ऊपर उसको आजमा लेना चाहिए और वहाँ अगर ये बेहतरीन काम करे तो इसको हम फिर नेशनल लेवल के ऊपर, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के ऊपर भी इसको आजमा सकते हैं। और रह गया मामला ये है कि शो ऑफ हैंड, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के सिनेरियो में बड़ा ज़रूरी है जहाँ पे लोगों को इन्फ्लुएंस करना या करप्शन का एलिमेंट इतना डोमिनेंट है, वहाँ पे मैं नहीं समझता कि अगर ये आप निज़ाम लेके आएंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत फ़र्क पड़ेगा। लोग अपने आप को मेरा ख्याल में अकाउंटेबल फील करेंगे और जब सबके सामने उन्होंने वोट कास्ट करना होगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो पार्टी लाइन होती है वो मेजॉरिटी लाइन होती है और उसको फॉलो करने में तो कोई नहीं है। आप इस मामले में क्यों लोगों को इतनी ज़्यादा छूट दे रहे हैं कि वो पार्टी क़यादत की जो लाइन्स उससे अगेंस्ट जाके कहीं वोट करें? मैं नहीं समझता कि जो मेजॉरिटी की राय है उसके अगेंस्ट आप जाएंगे तो इससे जमहूरियत के अंदर को बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा हुस्न नज़र आएगा। और तो मेरे ख्याल में इस तरह की अगर कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो उससे कोई खराबी, मैं नहीं समझता। इसमें शराजी साहब एक काउंटर क्रिटिसिज्म है। 2018 के इंतखाब के बाद कुछ अदना से वकला थे, उनके नाम मुझे नहीं आ रहे, जो कहा करते थे कि जी इलेक्टोरल रिफॉर्म होना चाहिए वरना हर इंतखाब के बाद उसी तरह धांधली के इल्ज़ामात लगेंगे।
लेकिन उस पर जो तनकीद होती थी वो ये थी कि वजारत कानून मियाँ नवाज शरीफ साहब की सरबराही में जो मुख्तलिफ वज़राए कानून थे, चाहे परवेज़ रशीद साहब हों, चाहे जाहिद हामिद साहब हों, तो उनकी कार्रवाई का ये नतीजा था कि इलेक्शन एक्ट ऑफ 2017 पास हो गया, जिसमें आपने तमाम इलेक्टोरल लॉज को कंसोलिडेट किया। अब नून लीग का कहना यह है कि जी मुदाखलत से पाक आप इंतखाबात तो करवा ही नहीं सकते, जितना मर्जी आप कानून साजी कर लें। बात यह है कि आप इफ़ यू एक्सक्यूज द एक्सप्रेशन वोट को इज्जत नहीं देते। तो उस पर शराजी साहब ये ज़रा बताएं ना, आप वोट को इज्जत नहीं देते, आप हर इलेक्शन में रिग करते हैं, फिर आप कहते हैं लेजिस्लेटिव चेंजेस करें। नहीं, इनफैक्ट वोट को इज्जत गोया कि किसने देनी है? जो लोग अवाम के वोट लेके खुद पार्लिमान का हिस्सा बनते हैं, क्या उनके फैसले अवाम की ख्वाहिशात और तवक्कुआत के मुताबिक होते हैं? तो पहले तो वो बताएं कि जो वो बाकियों से कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दें, खुद वो जब जिस वोट को लेके चलते हैं क्या उसको वो खुद इज्जत देते हैं? तो मैं समझता हूँ कि खुद पार्लियामेंटेरियंस के लिए बहुत बड़ा सवाल है ना। जैसे भी वो आ जाते हैं, जिस सिस्टम के ज़रिए भी आ जाते हैं, बहरहाल हुकूमतें बन जाती हैं और हुकूमतों को बड़ा फ्री हैंड होता है, वो जिस तरह के फैसले करना चाहें। लेकिन हमने देखा है कि हर बार इक़्तिदार को तूल देना और अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए तो फैसले होते हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ देना, आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए कानून साजी करना, ये इक़दाम करना, वो तो हमें नज़र नहीं आता। तो मेरे ख्याल में पहले वो खुद वोट को इज्जत दें, उसके बाद वो किसी और से तकाजा करें कि वोट को इज्जत दे। वो बिल्कुल ठीक। इस नोट पर कंक्लूड करते हैं। उम्मीद आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और इफ्तिखार शिराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और कल तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।